सो हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ इज़ फॉर यू। थोड़े से लंबे हैं वीडियो क्योंकि बहुत डेप्थ में जाते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें कॉन्सेप्ट से मतलब है और वो जो चेंजिंग पैटर्न है यूजीसी नेट एनटीए का उसमें फ़िट होना चाहते हैं। थोड़े से लंबे वीडियो हैं, इनको प्रॉपर देखिए। इससे पहले के भी जो 2020 के वीडियो हैं उस प्लेलिस्ट को देखिए और ऐसे और वीडियो हम डालते रहेंगे। सो वॉच दिस वीडियो। लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑन गिव्स एनर्जी। मुझे लगता है इस समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आता है तो यू कैन कमेंट अस एंड वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अनदर क्वेश्चन इज which of the following hypothesis account for the relationship of biodiversity to ecosystem functioning। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम फंक्शनिंग को रिलेट करने वाली हाइपोथेसिस के बारे में बात करना है। दिस इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, सो ऑल हाइपोथेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। पहला क्वेश्चन ही हमने कॉम्प्लेक्स लिया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज थर्ड, रिडंडेंसी हाइपोथेसिस। मुझे लगता है बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब आपको पता होगा। बायोडाइवर्सिटी रिमेन्स सिंपल एज द डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स, अमंग प्लांट, फ्लोरा, फौना, एवरीथिंग। जैसे कि इन्वर्टिब्रे है तो इसमें मोलस्क है, इंसेक्ट है, क्रस्टेशियंस है, डिफरेंट है। वर्टिब्रेज में हमें मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, तो इन सब की संख्याएं जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब आंसर है रिडंडेंसी हाइपोथेसिस, बट बाकी ऑप्शंस को देखना समझना होगा और भी कई हाइपोथेसिस जिनको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट ऑप्शन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। सी बहुत ही सिंपल रखिए, नाम है क्लाइमेट स्टेबिलिटी, ठीक है। नाम ही बता रहा है कि क्लाइमेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज़ रिचनेस होगी, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए, हम ऑप्शंस को समझ रहे हैं, आंसर क्यों था वो अभी हम आपको बताएंगे। तो ये क्या सिंपल कहता है, दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट मोर स्टेबल द क्लाइमेट एंड मोर विल बी द बायोडाइवर्सिटी एंड द स्पीशीज़ रिचनेस, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वाई इन द ट्रॉपिकल एरिया, तो ट्रॉपिक है इक्वेटर के ऊपर और नीचे, वाई इट हैज़ द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका भी आंसर इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर स्टेबल क्लाइमेट है, वहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा है, प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे तो हर्बीवोर्स ज़्यादा होंगे एंड हर्बीवोर्स वुड बी ईटन बाय कार्निवोर्स। तो ये सीधी सी बात है। लेसर सीजनल वेरिएशंस है और अनडिस्टर्ब्ड है, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है वो अनडिस्टर्ब्ड है, तो ये इस हाइपोथेसिस का क्लियर एग्जांपल है। लेकिन ये हाइपोथेसिस, बट दिस हाइपोथेसिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द इकोसिस्टम फंक्शनिंग। अभी तक इकोसिस्टम फंक्शनिंग की बात इसमें नहीं हुई है, इसमें बात हुई है कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा और कम कहाँ होगी। नेक्स्ट ऑप्शन के आने से पहले हम एक बार और इसे डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, दो तरह की स्पीशीज़ हैं, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, ठीक है। जो ग्रीन कलर है हमारा, ग्रीन कलर स्पीशीज़ आर डोमिनेंट इन क्लाइमेट ऑफ वार्म एरिया, मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। जबकि जो ब्लू हैं दे आर प्रिडोमिनेंटली इन कोल्डर रीजन, ठंडक ज़्यादा होगी तो ब्लू जो है ज़्यादा अच्छे से थ्राइव करेंगे। अब पहला एक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं। एक सिस्टम लिया हमने जिसमें सिर्फ ब्लू ही ब्लू है, तो ये एवरेज ईयर था, ठीक है, ब्लू की पॉपुलेशन ये है। नाउ कम्स अ ईयर विच इज़ वार्म, गर्मी का साल आता है। गर्मी आते ही ब्लू वालों को दिक्कत होने लग गई, क्यों? क्योंकि ये ठंड में रहते हैं भाई। लेकिन जैसे ही ठंड आता है, कोल्डर ईयर आता है, वहाँ पर आते ही इनकी पॉपुलेशन नॉर्मल हो जाती है। नीचे वाला केस देखें तो ग्रीन पहले नॉर्मल थे, गर्मी आते ही वो ग्रो करने लग गए, लेकिन कोल्ड आते ही वो कम हो गए। तो आप देखें तो ये बहुत अनस्टेबल हैं। जबकि अगर हम फर्स्ट को देखें, डाइवर्स कम्युनिटी, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, आप अगर देखेंगे सो देयर इज़ अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन दिस कम्युनिटी। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर स्टेबल होगा हमारा क्लाइमेट कम्युनिटी तो वहाँ पर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी हाइपोथेसिस वाज इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। अगेन नाम पर जाइए, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ना कम ना ज़्यादा, नॉर हाई नॉर लो, एंड डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे अगर आप एक ग्राफ देखेंगे, सो दिस कर्व स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यहाँ पर है और लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस यहाँ पे है। व्हाट डू वी मीन बाय डिस्टर्बेंस? डिस्टर्बेंस मतलब फॉरेस्ट फायर हो गया, फ्लड आ गया, ह्यूमन इंटरप्शन हो गया, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। सो
ये एरिया 1 है, दिस इज़ एरिया 2 एंड दिस इज़ एरिया 3, कीप दिस इन माइंड। नाउ एरिया 1 की अगर बात करें, लो लेवल है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का। देखिए डिस्टर्बेंस लो क्यों है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो डिस्टर्बेंस ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अभी 1 में डिस्टर्बेंस क्या है, कम है, तो कम है डिस्टर्बेंस, तो स्पीशीज़ में क्या है, कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उनकी डेथ नहीं हो रही, वो आराम से compete कर रहे हैं। और इसमें होगा क्या, जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं वो जो कम डोमिनेंट हैं उनको ख़त्म कर देंगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एरिया आता है। सेकेंड एरिया में क्या होता है, इंटरमीडिएट, ना कम है ना डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो स्पीशीज़ मैक्सिमम है। अगर आप पीक को देखें, द पीक इज़ हाईएस्ट एट द सेकेंड टर्म। और थर्ड अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट डिस्टर्बेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा फायर हो रहा है, फ्लड आ रहा है, ह्यूमंस आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बिल्कुल कम हो गई है। यही हाइपोथेसिस स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज़ एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिस्टर्बेंसेस द डाइवर्सिटी वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, ये बताता है इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस भी यही बात करता है कि डिस्टर्बेंस ऐसा होगा तो डाइवर्सिटी ऐसे होगी, लेकिन अभी तक इसने भी इकोसिस्टम फंक्शनिंग के बारे में कोई भी बात नहीं की, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन था स्पेशियल हेट्रोजिनिटी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आप जानते हैं, होमोजीनियस सेम, हेट्रोजीनियस डिफरेंस। स्पेशल मतलब 3D या स्पेस में या XYZ तीनों एक्सिस को मिला के। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर वेरिएबिलिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन में रिसोर्सेज के, तो वहाँ पर इकोसिस्टम जो है अच्छे से पनपेगा, अच्छे से होगा, एंड देयर वुड बी अ मोर डाइवर्स हमारा इकोसिस्टम वहाँ पे होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको यहाँ पर पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर ग्रीन। मान लीजिए ये स्पीशीज़ हैं, एक जगह डॉग्स है, एक जगह एलिफेंट है और एक जगह टाइगर है। सारे डॉग्स को एक एरिया में डाल दिया, सारे एलिफेंट को एक जगह, सारे टाइगर को एक जगह। लेकिन एक यहाँ पर हेट्रोजीनियस है हमारा सिस्टम, यहाँ पर डॉग एलिफेंट और टाइगर मिक्स है, डॉग एलिफेंट टाइगर, डॉग एलिफेंट टाइगर। तो स्पेशल हेट्रोजीनिटी हमारा हाइपोथेसिस क्या स्टेट करता है, ये जो हेट्रोजीनियस हमारा सिस्टम है इसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आ गई आपको बात। हेट्रोजीनियस मतलब रिसोर्स और एनिमल और प्लांट सबके बारे में बात कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने अपने 3 ऑप्शन देख लिए। क्लाइमेट स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है इकोसिस्टम फंक्शनिंग से, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस का भी नहीं है और स्पेशल का भी नहीं है। कुछ और भी हैं हाइपोथेसिस हमारे पास, जैसे एक है रिवर्ट हाइपोथेसिस। रिवर्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आप इसका इमेज देख सकते हैं। तो ये जो इमेज है, सो रिवर्ट इज़ एन इंटरकनेक्शन, एक इंटरकनेक्शन है। तो रिवेट क्या है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रिवेट हाइपोथेसिस सिंपल हमारी ये बात कहती है कि जब एक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा जब लॉस होता है हमारा किसका, स्पीशीज़ का, तब जाके इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है। इडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है, इडियोसिंक्रेटिक हमें बताता है कि पहले तो इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अनयूजुअल और स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा। तो ये कहता है कि हाँ, अगर स्पीशीज़ का लॉस होगा तो इकोसिस्टम फंक्शनिंग पर कुछ इफ़ेक्ट होगा, बट वो इफ़ेक्ट डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज़ है, उसका कितना क्वांटिटी है, इन सब पे। अब हमारा आंसर था रिडेंडेंसी हाइपोथेसिस। रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, अनअफेक्टेड, जिसका कुछ इफेक्ट ना हो, जिसका कुछ असर ना हो। ये क्या बताता है, ये कहता है कि नथिंग विल हैपन विद द इकोसिस्टम फंक्शनिंग एज स्पीशीज़ आर लॉस्ट अनटिल स्पीशीज़ रिचनेस इज़ वेरी लो। अगर रिचनेस बहुत ज़्यादा है तो 1-2 स्पीशीज़ के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर स्पीशीज़ रिचनेस कम है, मान लीजिए सिर्फ 4 तरह की स्पीशीज़ हैं, उनमें से एक एक्सटिंक्ट हो गई है, तो ज़रूर असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और है हमारे पास हाइपोथेसिस, स्टेबिलिटी प्रोडक्टिविटी हाइपोथेसिस। सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। स्पीशीज़ रिचनेस कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी, यानी जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है, बायोमास बाकी सब, वो कम हो जाएगा। लास्ट है हमारा कीस्टोन स्पीशीज़ हाइपोथेसिस। ये कहता है कि हाँ भाई, ये तो बिल्कुल कहता है कि अगर कीस्टोन स्पीशीज़ जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये जल्दी से हमने आपको बता दिया, दे आर आस्क्ड इन क्वेश्चंस, पहले भी पूछे गए हैं ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, जो
एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको प्रिपेयर करते रहें, साथ में जो पीएचडी ऑप्ट कर रहे हैं, अगर कल को कोई ऐसा रिक्रूटमेंट आता है तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज देयर एग्जिस्ट अ डोज बिलो, इनमें से कौन सा डोज है विच नन ऑफ द एनिमल्स इज़ अफेक्टेड, जिस पे या जिसके पहले इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर आप पूछेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रेशहोल्ड डोज। लेकिन बाकी डोसेस को भी समझ लेते हैं। एब्जॉर्ब्ड डोज क्या होता है? तो एब्जॉर्ब्ड डोज की यूनिट होती है ग्रे एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड पर यूनिट मास ऑफ मटेरियल। मतलब 1 kg, 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम कितना आपने एब्जॉर्ब किया है उस हिसाब से कितनी एनर्जी आई है। स्पेसिफिकली बोलूँ तो 1 ग्रे क्या होता है? जब 1 जूल रेडिएशन आप एब्जॉर्ब करते हैं, जब आपका टिश्यू 1 kg का उसे एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 1 ग्रे। सेंटीग्रे होता है और ये 1 रैड के बराबर होता है। बस याद रखिए ग्रे, रैड, दीज आर द यूनिट ऑफ डोसेस। एक्सेप्टेबल डेली इनटेक क्या है? तो दिस इज़ द डेली इनटेक, वो जो डेली इनटेक जैसे रोज़ आप नाश्ता कर रहे हैं उसमें आप कुछ इंग्रेडिएंट ले रहे हैं तो आप एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक ले सकते हैं। ऐसे ही कोई भी डोज जो आप पूरी अपनी ज़िंदगी में उसको ले सकें, एक फ़िक्स अमाउंट जिससे आप पर कोई नकारात्मक या एडवर्स इम्पैक्ट ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो। टॉक्सिसिटी रेफरेंस डोज क्या होता है? जिस डोज के नीचे कैंसर या म्यूटाजेनेसिस या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना हो और उसके ऊपर आपको हो जाए। थ्रेशोल्ड डोज जो हमारा आंसर था वो क्या है? मिनिमल डोज जिसके नीचे कोई भी आप में चेंज, आप में कोई भी एडवर्सरी नहीं देखी जाती है लेकिन उसके ऊपर देखी जाती है, इसीलिए ये हमारा आंसर था। जो डोज कर्व की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ द कर्व। यहाँ पर आप रिस्पॉन्स डालते हैं और यहाँ पर आप डोज डालते हैं। दिस इज़ द कर्व जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही थी, ये आप देख सकते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व। आगे चलते हैं और उससे पहले देखिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया है। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो इंस्टा पर भी हमें सपोर्ट करिए, ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी जेलिसी। और अगले क्वेश्चन पे हम आएँ तो ये असर्शन और रीज़न का है। और असर्शन क्या है? द सेंटर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, द मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वो हैं ट्रॉपिक्स में, ठीक है। रीज़न इसका दिया है कि लंबे समय से क्या हुआ है, स्टेबल वहाँ पे क्लाइमेट मिला है। ग्लेशिएटेड मतलब क्या है? वहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं आए, वहाँ पर ठंडक नहीं आई, लोकल स्पीशीज़ ग्रो करती नहीं। एंड एब्सोल्युटली दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये आपको हमने सारे जोन दिखा दिए। ट्रॉपिकल जोन अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं येलो कलर में है, यानी इक्वेटर के अबव एंड बिलो है। आप लोग को अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, द रीजन बिटवीन दिस इज़ नोन एज ट्रॉपिकल जोन। इस जोन में सबसे ज़्यादा हमें मिलती है क्या? बायोडाइवर्सिटी। इक्वाडोर जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, और ये जो कंट्री है हमारा, इसमें 10 टाइम्स ज़्यादा फॉरेस्ट देखे जाते हैं यूएसए के कंपैरिजन में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट इन द वर्ल्ड। वहाँ पे आप 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, 3,000 फिशेज़, 1,300 बर्ड्स आप ऐसे पाएंगे। तो इस सब का रीज़न यही है कि जो हमारा ये रीजन है ये स्टेबल है एंड यहाँ पर कभी भी कोई डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ये। तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे लगता है अगर आपने GPW पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो आपको पता होगा कि CFC आता है, फिर N2O आता है, CH4 आता है, CO2 आता है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। GWP का कॉन्सेप्ट कई बार से रिपीट भी हो रहा है। ये आप देख सकते हैं किसका क्या GWP है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट असर्शन एंड रीज़न पे आते हैं और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि 60 to 90% मीथेन है और उसके बाद ईथेन, प्रोपेन और 2 ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है? एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस हेल्ड है मीथेन हाइड्रेट्स में। तो देखिए, फर्स्ट तो मोटा मोटा मुझे लगता है काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड भी सही है और इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। इसको समझ लेते हैं क्यों हुआ ये।
तो सबसे पहले ये आपको पता होगा मीथेन इज़ 70 to 90% डिफ्रेंशिएट होता रहता है, अलग होता रहता है। 60 to 90 हम इसको प्रॉपरली मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। मेन बात करते हैं इस नई चीज़ पे, व्हाट इज़ मीथेन हाइड्रेट। सो इट इज़ अ सॉलिड कंपाउंड जिसमें कि मीथेन गैस के मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मीथेन गैस कैसे यहाँ पर ट्रैप है। इसे हम कहते हैं फियर्सी आइस या मीथेन आइस। क्यों? क्योंकि ये बर्निंग स्टार्ट कर देता है जैसे ही आप इसके पास फ्लेम लाते हैं, और ये देखने में कुछ ऐसा होता है। तो साइबेरिया में है, वैसे माना जाता था कि दे आर आउटसाइड आर सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम के बाहर मिलते हैं, लेकिन नेचुरल भी कुछ डिपॉजिट हैं साइबेरिया, अलास्का, कई जगह पर इन्हें पाया गया है आते हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है और इसमें आप देखेंगे ऑकरेंस ऑफ मीथेन हाइड्रेट। इन सब जगहों पे अभी पोटेंशियली हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मिला नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस ऑप्शन में जो पूछा गया है बहुत ही स्पेसिफिक पूछा गया है, और आपको ध्यान रखना होगा कि ये है क्या। इसके फियर्सी आइस, मीथेन आइस, ये आइस बर्फ़ जैसा ही है देखने में, बट फ्लेम लाते ही ये जलने लग जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारे उन पे हम नेक्स्ट बार बात करेंगे। थैंक यू।